सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नवंबर 2020 की जो 3B आपको दिसंबर में फाइल करनी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आ चुके हैं। तो नवंबर की 3B को फाइल करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, बहुत ही केयरफुली अपनी GSTR 3B फाइल करनी है। इस वीडियो में आपके साथ GSTR 3B कैसे फाइल करनी है पूरी प्रोसेस शेयर कर रही हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है। किन बातों का ध्यान रखना है वो भी डिस्कस करेंगे और 3B को फाइल कैसे करना है वो भी डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। मैंने यहाँ पे GST पोर्टल को ओपन करके लॉगिन करने के बाद 3B पे मैं यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड में नवंबर मंथ की 3B पे आ चुकी हूँ, जिसकी लास्ट डेट मेरे लिए 24 दिख रही है इस केस में, क्योंकि 24 है, आपके केस में 20th भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है। तो डेट का खास ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट के बाद फाइल करेंगे तो फाइल तो हो जाएगी बट फिर लेट फी लगेगी। लेट फी कितनी है जानना है तो लिख लीजिए। अगर आपकी 3B नील की है तो 20 रुपीज पर डे की लेट फी है। अदर देन नील 3B के लिए 50 रुपीज पर डे की लेट फी एप्लीकेबल है। यहां आने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे 3B पे क्लिक कर लेते हैं हम। क्लिक करने पर एक पॉपअप विंडो आपके सामने अपीयर होती है, आप इसे ओके कर दें। रीड करना चाहे तो रीड कर लें, बट मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। इसमें लास्ट मंथ की 3B लेट फाइल हुई थी तो कुछ लेट फी है, इसीलिए पॉपअप मैसेज आ रहा है, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। इसे हम क्लोज कर देते हैं। देन यहाँ पे आपको शो हो रहा है क्वेश्चनियर। ये क्वेश्चनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चूज करना है पहले तो कि क्या आपकी 3B नील है। अगर नील भरनी है आपको सिंपली यस करिए और नेक्स्ट कर दीजिए और आपकी 3B नील की फाइल हो जाएगी EVC से OTP के साथ। अगर अदर देन नील है तो नो करिए। नीचे आपके सामने 6 क्वेश्चनियर्स हैं, आपको उनका आंसर देना है। पहला सिंपल है कि क्या आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई की है, अगर की है तो यस कर दीजिए। देन आपने कोई इंटरस्टेट सप्लाई की है, मैं भी यहाँ पे यस कर देती हूँ, वैसे इस केस में नहीं थी, मैं आपको बताने के लिए इस टेबल पे यस कर देती हूँ। हैव यू मेड एनी इंटरस्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन। तो अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई की हो ना अनरजिस्टर्ड पर्सन को या कंपोजिट टैक्स पेयर को या UIN होल्डर को, तो इस टेबल को आपको जरूर फिल करना है, यस कर देना। अगर आपका कोई ITC का क्लेम है या रिवर्सल है तो पॉइंट नंबर D पे यस कर देना। अगर आपकी कोई नील रेटेड एग्जाम्प्टेड या नॉन GST सप्लाई है तो आप इस टेबल को यस कर देना। जो टेबल्स रिलेवेंट है उन्हें ही यस करना, अदरवाइज नो कर देना। इससे क्या है 3B में आपके सामने ना रिलेवेंट टेबल्स आ जाती हैं, फालतू का कोई भी आपको डेटा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई आपकी इंटरेस्ट एंड लेट फी है, इस केस में मैंने बताया कि लेट फी एप्लीकेबल हो रही है, लास्ट मंथ की 3B लेट गई थी तो इसलिए ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक ही सिलेक्टेड होता है, आपको इसे चूज भी नहीं करना होता। नीचे ट्रांसफर की ऑप्शन भी ऑटो फिल आती है। अब आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। यहाँ क्लिक करते ही अब आपके सामने फिर से एक पॉपअप आ गया। इस पॉपअप में बताया जा रहा है कि आपकी 3B में जो मेजर चेंज हुआ है ना वो ये है कि अब आपकी 3B ऑटो फिल होगी। 3B की जो टेबल नंबर 3.1 का A, B, C और E पार्ट है और टेबल नंबर 3.2 की जो लाइबिलिटीज है वो अगर आप GSTR 1 मंथली फाइल करते हैं ना तो उससे ऑटो फिल होगी। इस केस में GSTR 1 जो फाइल होती है वो क्वार्टरली होती है, इसीलिए इसमें फॉर्म का स्टेटस नोट फिल आ रहा है, यानी यहाँ पे लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेटेड नहीं है। पर अगर आपने GSTR 1 को मंथली फाइल किया है तो आपका ये वाला जो डेटा है लाइबिलिटी वाला डेटा 3B में ऑटो फिल आएगा। अब 2B रिटर्न आ चुकी है, आपको पता है GSTR 2B। तो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना वो टेबल नंबर 4A में 1, 3, 4, 5 और 4B 2 ऑटो फिल आएगा। साथ ही रिवर्स चार्ज का जो इनवर्ट सप्लाईज पे आप टैक्स पे करते हो ना रिवर्स चार्ज में, उसका भी ITC 2B से ऑटो जनरेट होगा। तो जो इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज वाला डेटा है ना वो आपका 2 जगह पे आ जाएगा, टेबल नंबर 3.1D में और 4 में, टेबल नंबर 4 में, जहां भी हमारा डलता है इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, क्योंकि उसका आप ITC लेने के लिए भी एलिजिबल होते हो। आपको इसे क्लोज कर देना है। जब जनरेट हो जाती है 2B तो इसी तरह से जनरेटेड लिखा आता है, तो इस केस में जनरेट हो चुकी है तो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड हो चुका है। क्लोज कर देते हैं हम। अब आपने ये सब चीजें तो सिलेक्ट कर ली हैं, अब नीचे आप आ जाइए। सबसे पहले आपको एक सिस्टम जनरेटेड 3B मिलेगी। तो क्योंकि आपकी 3B अब ऑटो पॉपुलेटेड हो रही है तो आपका ये जानना जरूरी है कि उसमें जो भी डेटा दिखाई दे रहा है वो करेक्ट है या नहीं, कहाँ से लिया गया है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए, आपके सामने आ जाएगी एक PDF फाइल। चलिए मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये आ जाएगी आपके सामने 3B की ऑटो जनरेटेड समरी।
इसमें आपका जो भी डेटा आउटवर्ड सप्लाईज का जो डेटा ऑटोफिल आएगा जीएसटी 1 से, इस केस में नहीं आ रहा बिकॉज जीएसटी 1 मैंने बताया इनकी क्वार्टरली, अगर आपने फिल कर दी तो आपका सारा डेटा यहाँ पे कंसोल होके ऑटोफिल होके आएगा। आपको अगर देखना हो ना डिटेल में तो आप यहाँ क्लिक कर लो, जो ब्लू कलर की टैब्स हैं इनमें फर्दर डेटा है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको फिर ब्रेकअप मिल जाएगा कि कौन सी टेबल में कहाँ से डेटा गया है, जीएसटी 1 की किस टेबल से डेटा उठाया गया है। तो जीएसटी 1 का यहाँ पे टेबल वाइज ब्रेकअप है, तो जिस भी टेबल से डेटा कंसोल करके आएगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। वैसे जीएसटी 1 आप खुद भरते हो तो आपको पता भी चल जाएगा। टेबल नंबर 3.2 का डेटा भी ऑटोफिल आएगा। और फिर नीचे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट सी में, ये भी आपका सारा ऑटो पॉपुलेटेड होगा। कहाँ से होगा? 2B से। और अगर आपको डिटेल देखनी हो, जैसे इस केस में 180 रुपीज ऑटो पॉपुलेट हुआ है, तो मैं इस पर अगर क्लिक करती हूँ तो ऑल अदर आईटीसी में मुझे ले गया। यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि ये है आईटीसी अवेलेबल, ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन रिवर्स चार्ज। ठीक है, यहाँ पे मुझे अमाउंट ही दिख रहा है। अगर आपको डिटेल में अपना ये रिकंसिलेशन करना है तो 2A को डाउनलोड कर लीजिए या 2B को डाउनलोड कर लीजिए, और फिर आप पार्टी वाइज भी देख सकते हैं कि कौन सा आपका डेटा 3B में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ से डेटा कौन सी टेबल से, यानी जीएसटी 1 की कौन सी टेबल से और 2B की कौन सी टेबल से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। जो पर्सन जीएसटी 3B पहली बार भर रहे हैं या सीख रहे हैं मेरी वीडियो को देख के, तो आपको बताना चाहूंगी कि देखिए जीएसटी 3B में बस इतनी टेबल्स फिल करनी होती है। इंटरेस्ट एंड लेट फी में लेट फी तो ऑटो पॉपुलेट ही होती है, उसमें भी आपको कोई करेक्शन करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता। अब क्या हो रहा है कि टेबल नंबर 3.1 आपकी होती है आउटवर्ड सप्लाई, यानी जो आपने सेल की है उसकी डिटेल आप डालेंगे, या फिर अगर आपने रिवर्स चार्ज पे किया है इनवर्ड सप्लाईज पे तो वो वाला टैक्स और अमाउंट आपको यहाँ डालना है टेबल 3.1 पे। ये आपके टैक्स पे इम्पैक्ट करता है, इसके साथ ही आपको जीएसटी की पेमेंट भी करनी होती है अगर आपका जीएसटी बन रहा है। और टेबल नंबर 3.2 ना सिंपल, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो स्टेट वाइज डिटेल आपको डालनी होती है, इसका इम्पैक्ट आपकी टैक्स लायबिलिटी पे नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे एक तरह का ब्रेकअप मांगा गया है, गवर्नमेंट ने अपनी सहूलियत के लिए किया है ताकि आईजीएसटी का जो आगे उनको फर्दर बाइफर्केशन करके स्टेट को देना है उसमें वो कन्वीनियंट हो जाए उनके लिए। ठीक है, इसलिए मांगा जाता है आपसे। तो टेबल नंबर 3.2 को इग्नोर मत करना, इजी है, सिंपली स्टेट वाइज डेटा इसमें डालना है। मैं अभी आपको अंदर भी दिखा देती हूँ। तो चलिए, हमारी ये जो दोनों टेबल्स हैं ये बात करेंगी आउटवर्ड सप्लाई की। चलते हैं टेबल नंबर 3.1। टेबल नंबर 3.1 सिर्फ इसके कितने पार्ट है? 5। 3.1 में फर्दर 5 कैटेगरीज हैं। अगर आप जीएसटी 1 फाइल कर रहे हैं तो आपका टेबल नंबर 3.1 का पार्ट ए, बी, सी और ई ये जीएसटी 1 से ऑटोफिल आएगा। और टेबल नंबर 3.1 का डी पार्ट जो आपकी इनवर्ड सप्लाईज है रिवर्स चार्ज वाली, वो किससे ऑटोफिल आएंगी? 2B से। ठीक है, इस बात के लिए केयरफुल रहना कि 2B से इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज ऑटोफिल आएंगी आपकी। अभी यहाँ पे जो आपको दिक्कतें आने वाली हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले टेबल नंबर 3.1 ए में आपको क्या डालना होता है? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, ऐसी टैक्सेबल सप्लाईज जो आपकी ना तो जीरो रेटेड है, ना नील रेटेड है, ना एग्जम्प्टेड है, सिंपली टैक्सेबल है। उनकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालिए। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस, यानी पूरे एक मंथ में जितनी भी आपने सेल की है टैक्सेबल सेल, वो पूरा आपको कंसोलिडेट करके यहाँ अमाउंट डालना है। ब्रेकअप आपका जीएसटी 1 में जाता है, 3B में आपको कंसोलिडेट करके टैक्स वाइज केयरफुली डालना है। बहुत सारे लोग टैक्स की बाइफर्केशन में मिस्टेक कर देते हैं। देन आउटवर्ड सप्लाईज कौन सी? जीरो रेटेड। बी पार्ट में कौन सी जाएगी? जीरो रेटेड। जीरो रेटेड में हमारी कौन सी होती है? एक्सपोर्ट और एससीजेड। तो वो सप्लाईज हैं आपकी, तो उनकी टैक्सेबल वैल्यू और इन पे तो आईजीएसटी लगता है, इसलिए आगे के जो टैक्सेस हैं वो यहाँ पे डिसेबल्ड है। देन आपकी जो आउटवर्ड सप्लाईज है जो नील रेटेड है और एग्जम्प्टेड है, उनकी सिर्फ आपको वैल्यूज यहाँ डालनी है। इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, अब 2B से तो जो आ रही होंगी वो रजिस्टर्ड पर्सन वाली आ रही होंगी, पर अनरजिस्टर्ड से भी तो हो सकती है ना आपकी परचेज। अगर उसका आपके ऊपर आरसे में एप्लीकेबल है तो आपके सामने अगर यहाँ पे ऑटोफिल डेटा आ रहा है तो वो एडिटेबल है। सारा ऑटोफिल डेटा एडिटेबल है, आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर सिस्टम आपको यहाँ पे रेड मार्क भी करके दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये डालना नहीं। जैसे मैं यहाँ पे अमाउंट डालूं तो मुझे यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है, ठीक है, आपको ये वार्निंग तो दे रहा है कि 36(4) के हिसाब से डालिए, बट आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेटा को एंटर कर सकते हैं, पर आप करेक्ट डेटा ही डालिएगा। ये सिस्टम का सिर्फ एक अलर्ट है, ऐसा नहीं है ये अलर्ट आ गया तो इसका मतलब आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, दिस इज ओनली अलर्ट। ये जीएसटीएन की एडवाइजरी में भी बता दिया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए जो ऑटो पॉपुलेटेड 3B आ रही है उसमें टैक्स पेयर्स को अलर्ट किया जाएगा अगर वो एडिट करेंगे वैल्यूज को, अगर उनमें कोई वेरिएंस होगा जो हाई होगा विद मोर देन अ थ्रेशहोल्ड, बट द टैक्स पेयर्स में कंटिन्यू देयर फाइलिंग विद द एडिटेड वैल्यूज एंड सिस्टम विल नॉट रिस्ट्रिक्ट द सेम। अगर अलर्ट आ रहा है दैट डजंट मीन कि आप वैल्यूज को एडिट नहीं कर सकते और एडिट करके फाइल नहीं कर सकते। आप जो आपका करेक्ट डेटा है उसको डाल के ही फाइल करिएगा, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। और जो हम 2B वाली डिस्कशन भी कर रहे थे ना, इनवर्ट सप्लाई वाली, उसके लिए भी यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है कि 3.1D में जो इनवर्ट सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज आना है 2B से आना है ये डेटा, बट द सिस्टम कंप्यूटेड वैल्यूज डू नॉट कंटेन द वैल्यूज रिटेनिंग टू द सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम unregistered person liable to reverse charge and tax to be paid on reverse charge basis on account of import of service। तो क्योंकि 2B से जो डेटा आना है इनवर्ट सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज वाला, उसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन का नहीं आएगा और इंपोर्ट ऑफ सर्विस का नहीं आएगा, इसीलिए ये डिटेल्स इंक्लूड करनी है टैक्स पेयर्स को बाय एडिटिंग द ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू। ठीक है, एडवाइजरी में ये चीज साफ साफ क्लियर कर दी गई है कि आप खुद एडिट करके अपना करेक्ट डेटा एंटर कर लेना। ठीक है, तो 3.1D तक हमने डिस्कस कर लिया। ई में है आपकी नॉन जीएसटी सेल। तो जो नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज है वो आपको उनकी सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी है। डेटा को एंटर करके कंफर्म कर दीजिएगा तो आपका सारा डेटा सेव हो जाएगा। अब मैंने ओपन कर ली है टेबल नंबर 3.2। मैंने आपको बताया ये आपकी टैक्स लायबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालती है। इसमें आपको स्टेट वाइज जो आपने इंटर स्टेट सप्लाईज की है वो डालनी होती है। मान लीजिए मैंने झारखंड में 50,000 की इंटर स्टेट सप्लाई की है जिसका IGST मुझे यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेट वाइज ऐड कर सकते हैं। पहले है अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, फिर है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए, फिर है सप्लाईज मेड टू UIN होल्डर। तो इन तीनों कैटेगरीज का ब्रेकअप आप स्टेट वाइज दे दीजिएगा अगर आपका ये ब्रेकअप है। अगर नहीं है तो फिर इस टेबल को आपको फिल नहीं करना है, फिर आप इसे छोड़ दीजिएगा, इसे चूज ही मत करिएगा। नाउ एलिजिबल ITC, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी टेबल है क्योंकि आपने जो परचेज की है उस पे अगर आपने GST पे किया है और आपके पास GST नंबर है तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं अगर वो आपका एलिजिबल क्रेडिट है। सेक्शन 17(5) को जरूर ध्यान रखिएगा और रूल 42, 43 को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके जो क्रेडिट जो अलाउड है उन्हीं को अवेल करिएगा। तो यहाँ पे टेबल नंबर 4 का A पार्ट ITC अवेल करने की बात करता है और B पार्ट रिवर्स करने की बात करता है। अब आपका यहाँ पे काफी सारा डेटा 2B से ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा होगा। 2B में जाइएगा, रिकंसाइल कर लीजिएगा कि किस पार्टी से आपका ITC आ रहा है। कोई पुराना क्रेडिट लेना रह गया था तो वो भी आप ले सकते हैं। सिस्टम आपको वार्न तो जरूर करेगा। मान लीजिए मैं ये 180 की वैल्यू यहाँ एडिट करके 250 भी कर रही हूँ, मुझे तब भी सिस्टम वार्न करेगा कि ये 36(4) रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपका वेरिएंस आ रहा है 36(4) के अकॉर्डिंग नहीं है। दैट डजंट मीन मैं इसे सेव नहीं कर सकती, मैं इसे सेव कर सकती हूँ, इसी के साथ फाइल कर सकती हूँ वेदर टेबल को ये रेड क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे 180 रुपीज का क्रेडिट था, अगर मैं इसे 0 ले रही हूँ ना तो कोई वार्निंग नहीं आ रही मेरे पास, यानी कम लेने पे कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लेने पे सिर्फ आपको एक अलर्ट मिल रहा है, वार्निंग मिल रही है, बट आप अपने अकॉर्डिंग ही सही अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिएगा, कोई भी इश्यू नहीं है। तो ITC अवेल करने के कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं, यानी ब्रेकअप है सिंपल। तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है तो यहाँ डालिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है तो आपके लिए नंबर 2 है। देन इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, वो आपको खुद लेना है ITC, आपके 2A में नहीं आ रहा होगा, वो आपको यहाँ पे अवेल कर लेना है। इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम ISD, और जो आपका ITC इन 4 कैटेगरीज का नहीं है, देन ऑल अदर ITC में आपको लेना है। यहाँ पे जो गलती जो मेजर लोग करते हैं ना, एक तो ब्रेकअप की गलती कर देते हैं। मान लो CGST और SGST का ITC था, सारा IGST में डाल दिया, ये गलती मत करना। और बहुत सारे लोग पहले नंबर पे ही ना फटाफट डाल देते हैं कई बार, जबकि ये नहीं देखते कि वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की कैटेगरी है, तो बाद में एनुअल रिटर्न में जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेक श्योर ये थोड़ा सा कैटेगरीज का और यहाँ पे ब्रेकअप का खास ध्यान आप रखा करें 3B को फाइल करते हुए। देन ITC का
रिवर्सल। तो अगर आपने कोई गलत आईटीसी ले लिया था, या रूल 4243 के अकॉर्डिंग आपका कोई रिवर्सल है, या 180 डेज वाला रिवर्सल है, तो यहाँ आप क्रेडिट को रिवर्स कर सकते हैं। आपको नेगेटिव में फिगर नहीं डालनी, सिंपल जो आपका रिवर्सल है वो डालिए, यहाँ पे नेट ऑफ होके अपने आप दिखाई देने लगेगा। नेट आईटीसी अवेलेबल आपका आ जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। ये आपके क्रेडिट लेजर में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। देन नीचे ना एक टेबल नंबर डी है, उसमें दो पार्ट और दिए हैं, इन एलिजिबल आईटीसी जो आपका ब्लॉक क्रेडिट है या कोई और। ये भी आपकी आईटीसी अवेलेबल पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता, ना रिवर्सल पे, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए होता है। तो अगर आपका क्रेडिट है 2A में आ रहा है जो ब्लॉक्ड है आपके हिसाब से, आप उसे ले ही नहीं सकते, या इनएलिजिबल है आपका, तो आप इन दो सेक्शंस में दिखा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देन मैंने ओपन कर लिया टेबल नंबर 5। ये भी एक इंफॉर्मेटिव टेबल है, यानी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए आपसे यहाँ पे डेटा लिया जाता है। वैल्यू ऑफ योर एग्जाम्ड, nil rated and non GST inward supplies, किससे? फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम या एग्जाम्ड एंड nil rated सप्लाई। इनका अलग अलग आपको इंटर और इंट्रा स्टेट के हिसाब से ब्रेकअप देना है, और नॉन GST सप्लाई। ठीक है, ये डिटेल ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पजेज है, आपके लिए रिलीवेंट है तो आप इसे ऐड कर लीजिएगा। देन मैंने टेबल ओपन कर ली है इंटरेस्ट एंड लेट फी पेबल वाली। यहाँ पे आप आते हैं ना, तो देखिए लेट फी कितनी है ये भी लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताया 25 रुपीज पर डे, यानी CGST की 25 रुपीज और SGST की 25 रुपीज, अदर देन नील 3B में यानी 50 रुपीज पर डे लगेंगे, और 10 रुपीज पर डे CGST के, 10 रुपीज पर डे SGST के, यानी 20 रुपीज पर डे 3B के लगेंगे अगर आपकी नील 3B है, वो यहाँ पे लिखा है। और अगर आपकी कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी बनती है जिसे आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, वो तो आपको खुद ही डालनी है, IGST, CGST, SGST या सेस की। लेट फी सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है और आप इसे एडिट भी नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, और आप इसे एडिट भी नहीं कर सकते। इंटरेस्ट आप खुद डाल सकते हैं पर लेट फी नहीं डाल सकते। तो अगर आपका इंटरेस्ट बनता है, किसी मंथ आपने GST की पेमेंट लेट कर दी थी, इंटरेस्ट भरना चाहते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और कंफर्म कर लीजिएगा अपनी डिटेल्स को डालने के बाद। और बस अपनी डिटेल्स को चेक कर लो, 3B आपकी रेडी है। आपको इसे करना है सेव। सेव करते ही 1 मिनट का वेट करिएगा, वेट करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी। प्रीव्यू भी आप कर सकते हैं जो भी आपने 3B भरी है। देन प्रोसीड टू पेमेंट, चलिए हम इस पे भी क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते ही ना आपके सामने एक बहुत बड़ा पेज आता है। सबसे पहले ऑप्शन आती है कैश अवेलेबल एज ऑन डेट एंड ITC अवेलेबल आर शोन इन दिस टेबल, यानी आपका कैश लेजर का बैलेंस और क्रेडिट लेजर का बैलेंस आपको दिखाई देता है। देन थोड़ा नीचे आप आते हैं, फिर आपकी यहाँ पे दिखाई देने लगती है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, अदर देन रिवर्स चार्ज, फिर कितना ITC से पे कर सकते हो आप। यहाँ पे ऑटोफिल आता है, अवेलेबल भी आपको दिखाता है, आप चाहे तो इन फिगर्स को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अदर देन रिवर्स चार्ज का तो आप अमाउंट ITC से भी पे कर सकते हो, बट रिवर्स चार्ज का क्योंकि आप कैश से ही पे कर सकते हो, तो रिवर्स चार्ज की अगर कोई आपकी लायबिलिटी होगी वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। और फिर कितनी कैश से आप पे कर सकते हो अगर कैश लेजर में बैलेंस है, अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे इंटरेस्ट, लेट फी, ये सब कैश लेजर से आपके पे होनी है। तो जितना एडिशनल कैश रिक्वायर्ड होता है, जैसे इस केस में 325 रुपीज का एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है, वैसे तो 180 रुपीज का इस केस में ITC भी था, बट लेट फी को आप ITC से पे नहीं कर सकते, इसलिए ये कैश में पे करनी पड़ेगी पूरी लायबिलिटी। तो यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड दिखाया जा रहा है, ठीक है। देन आपकी ये चीज ठीक हो, यानी कैश रिक्वायर्ड हो, तो मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट लेजर पे भी क्लिक कर सकते हो आप, या फिर क्रिएट चालान पे भी क्लिक कर सकते हो। दोनों ही वे से करने पर आपको क्रिएट चालान पर ही ले जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने क्रिएट चालान पे क्लिक कर लिया, तो देखिए ऑप्शन आ गई, खुद ही ये भर के देगा सिस्टम चालान, हमें खुद नहीं भरना, सिस्टम ऑटोमेटिकली चालान बना के देगा। पेमेंट मोड्स आपके सामने रहेगी ई पेमेंट, यानी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ओवर द काउंटर करना चाहें आप तो नेम ऑफ द बैंक सिलेक्ट करके चालान का प्रिंट आउट ले सकते हैं। NEFT RTGS से करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, बैंक्स के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक से फिल करके अपने बैंक का डिटेल और आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आजकल एक दिक्कत आ रही है कि पेमेंट करने के बाद एकदम से आपके कैश लेजर में अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। हो सकता है हाफ एन आवर लग जाए, हो सकता है 2 आवर्स लग जाए, कई बार 3-4 आवर्स भी लग जाते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। घबरा मत जाइएगा कि बैंक से पैसे कट गए हैं बट अभी तक आपके कैश लेजर में शो नहीं हो रहे, ठीक है। और बस जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे और यहाँ पे जब आपका कैश लेजर का बैलेंस 0 हो जाए, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 0 हो जाए,
तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, ठीक है, क्लिक करके और फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगी प्रोसीड टू फाइल की और EVC करके अपनी 3B को सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो केयरफुल रहिएगा इस बार की 3B में, बिकॉज दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड, बहुत ही केयरफुल रहना, बट एडिटेबल है फिगर्स, ज्यादा डरना नहीं है कि आपको डर लग रहा हो कि ये तो रेड हो गया क्यों हो गया, तो आप कर सकते हो एडिट, अपनी सही फिगर्स ही ऐड करिएगा। हमारी वेबसाइट विच इज studybuddy.com, इस पे 3 एक्टिव कोर्सेज हैं, इनका बेनिफिट लीजिए। बहुत से लोग इनमें एनरोल कर चुके हैं। GST का हमारा डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है। ये अभी रिकॉर्डेड सेशन है। लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ये लाइव होगा, नहीं, ये रिकॉर्डेड सेशन है, 30 आवर्स की वीडियोज हैं। डिटेल में आपको GST के बारे में समझाया गया है विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। 9 and 9C आपको फाइल करना है, विदाउट एनी एरर फाइल करना है। इस बार 3 साल की करेक्शंस हैं, 3 साल का डेटा फिल करना है, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20। तो हमारा ये रिकॉर्डेड सेशन लीजिए, 3 आवर्स की वीडियो है, आपके सारे इफ एंड बट खत्म हो जाएंगे, आप 9 and 9C बिना किसी गलती के फाइल कर पाएंगे। ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखें, हमारा ये मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। अगर आप भी बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं बट कई घंटे कई दिन कंज्यूम करते हैं, ट्रायल में कोई डेटा चेंज हो गया तो फिर बैलेंस शीट को मिलाते हैं बार बार, इन सभी चीजों से बचने के लिए हमारा ये कोर्स लीजिए, इससे आपके कई दिन कई घंटे सेव हो जाएंगे, मिनटों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे इन कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए, सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।